unit and dimension. Standard value of a quantity, of a physical quantity, which is used to measure that quantity is called unit of that quantity. किसी भी क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे देखो, अगर हमें मेजर करना हो कि कमरे की विड्थ क्या है, रूम की विड्थ निकालनी है या रूम की लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स से भी मेजर कर सकते हैं। जैसे चल चल करके 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे हमने उसको एक यूनिट मान लिया और ऐसे मेजर कर सकते हैं कि भाई इस दीवार से उस दीवार तक 15 स्टेप हैं, इस दीवार से उस दीवार तक 10 स्टेप हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू हम लोग विड्थ को मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी, जैसे टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, है ना। So what is the measuring process? It is basically the comparison of the standard value, that is called as unit. So comparison of units is called measurement. देखो measurement क्या होता है, measurement that is the comparison of units, comparison of units, that is called as measurement. कंपैरिजन ऑफ यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। जैसे देखो, इतना बड़ा हमारे पास एक रॉड है और इसे हमने मेजर करना है और हमारे पास एक स्केल है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, मतलब कि ये 1 मीटर का मीटर रॉड है मान लो, और ये मान लो क्लॉथ है, इसे हमने मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे, देखो पहले इसको यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ पे हाथ ऐसे लगाएंगे, फिर इसको ऐसे यहाँ रखेंगे, इस रॉड को दोबारा से, फिर हाथ यहाँ लगाएंगे 2, फिर रॉड को यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से उंगली लगा लेंगे जिससे हमें पता चल जाए यहाँ तक मेजर कर लिया है, 3, फिर यहाँ 4, फिर 5। तो ये क्लॉथ कितने मीटर है, 5 मीटर है। ये क्लॉथ कितने मीटर है, 5 मीटर है। सो मेजरमेंट इज नथिंग बट द comparison of the quantity with the help of unit और standard value। standard value कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 किलोमीटर। अब बताओ यहाँ से अगर दिल्ली तक की डिस्टेंस पूछी जाए तो तुम बोलोगे सर 160 किलोमीटर, है ना, 150 किलोमीटर, है ना। यानी कि उसको किससे मेजर किया गया है, किलोमीटर से, किलोमीटर को यूनिट मान लिया गया है ना। तो ऐसे किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग यूनिट मान सकते हैं और उससे कुछ भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग कैन बी मेजर्ड बाय एक्सेप्टिंग अ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर के हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं और उसके अंदर हम लोग किस तरह की यूनिट्स यूज करते हैं। हमारे पास जो पुराने सिस्टम होते थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सो मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स यूज किए जाते थे, द वन वाज MKS। MKS में क्या होता है, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और मास को केजी में और टाइम को, हमारे पास एक सिस्टम होता था FPS हमारे इंडिया में तो उतना नहीं चलता, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग फुट और
मास को मेजर करते हैं पाउंड। जैसे कि आज भी क्रिकेट की बॉल को पाउंड में ही मेजर किया जाता है। और केक, जैसे घर पे केक बनाते हैं या फिर केक खरीदने जाते हैं, जैसे तुम्हारा बर्थडे होता है फिर तुम केक खरीदने जाते हो, तो अभी भी जो स्टैंडर्ड शॉप्स हैं, जो पुरानी शॉप्स हैं, वो अभी भी केक को किलो में नहीं बेचती, 500 ग्राम में नहीं बेचती, वो पाउंड में बेचती है। 2 पाउंड का है जी केक, 5 पाउंड का है जी केक, ऐसे। और टाइम को सेकेंड में। ऐसे ही हमारे पास एक सिस्टम होता था सीजीएस। सीजीएस में क्या होता था, लेंथ को हम लोग मेजर करते थे सेंटीमीटर, और मास को, ये तो अभी भी चलता है। जैसे तुम्हारे पास छोटा स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, फिर बड़ा स्केल होता है 30 सेंटीमीटर का, है ना, वो तो अभी भी चलता है, कॉमन है काफी, है ना। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब अलग अलग सिस्टम अलग अलग कंट्रीज में यूज होता था, ठीक है, तो जैसे मान लो कि इंडिया में पहले गोल्ड बहुत होता था, बहुत ज्यादा गोल्ड होता था यहाँ से, तो यहाँ से व्यापारी लोगों ने क्या किया, जो बिजनेस करते थे लोग, जो ट्रेडिंग करते थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ से गोल्ड उठाया और गोल्ड लेकर के फॉरेन चले गए, विदेश, वहां बेचने चले गए उसको। तो जब उन्होंने बेचना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, तो लोग आए खरीदने के लिए, तो उन्होंने पूछा हाउ मच हाउ मच हाउ मच, तो इनको समझ ही नहीं आया। इन्होंने कहा 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो। तो उन्होंने कहा कि 500 रुपए में कितना, तो पहली चीज तो वो 500 रुपए ही नहीं समझ पाए, वो तो डॉलर समझते थे, है ना, कुछ और ही समझते थे, उनकी करेंसी अलग थी, तो रुपीस को नहीं समझते थे। और फिर थोड़ा बहुत अगर उनको बता भी दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे इतने डॉलर में इतने रुपए होते हैं, तो फिर वो ये नहीं समझते थे। हम तो कहते थे जी एक धड़ी सोना ले लो, अब वो कहते थे ये धड़ी क्या चीज है, नहीं। फिर कहते थे भाई एक एक कट्टा ले लो, ठीक है, अब वो समझ नहीं पाते थे ये कट्टा क्या चीज है। फिर हम अपने अपने तरीके से बताते थे, 1 किलो ले लो, तो वो समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम अलग होता था। तो ऐसे ट्रेडिंग में बहुत परेशानियां आई। तो सभी कंट्रीज ने मिलकर के एक फैसला किया कि भी ऐसे काम नहीं होएगा। फ्रांस के पेरिस में मीटिंग बुलाई गई, और वहां पर सभी मेन मेन क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की जो सिस्टम है उसको स्टडी किया गया। और वहां पर 7 मंत्री बनाए गए, क्वांटिटीज के मंत्री बनाए गए, 7, ठीक है। 7 मंत्रियों को मंत्री पद दिए गया। उनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया। उनको क्या कहा गया, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया, ठीक है भाई। उनको कहा गया कि आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और आप लोग क्वांटिटीज के मिनिस्टर हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर लेंथ आ गया, मास आ गया, टाइम आ गया, है ना, और इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे 7 है, अभी लिखवा दूंगा। तो इन 7 क्वांटिटीज को मिनिस्टर बना दिया गया, और ये डिसाइड हुआ कि इन 7 के आधार पर हम दुनिया की सारी यूनिट्स को बना सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है। तो उससे हम सारी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से डिसीजन हो गया, और एक नए सिस्टम का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं उसको, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में हम लोग सभी क्वांटिटीज को लिखेंगे और समझेंगे। और एसआई सिस्टम के आने से क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड सभी कंट्रीज में एक ही तरह का सिस्टम चला गया, जिसकी वजह से ट्रेडिंग आसान हो गई। अभी हम जाएंगे और हम बोलेंगे 500 ग्राम हमारे पास ये सामान है और हम इसकी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अमेरिका में, इटली में, चाइना में, सभी जगह वो हमारी बात को समझ लेंगे, ठीक है। हमारी करेंसी को समझ लेंगे, हमें उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो देखो जरा यहाँ पर ऐसा सिस्टम जो बनाया गया, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया और इसके अंदर तो देखो सबसे पहले मास, मास की जो यूनिट होती है, बताओ क्या होती है मास की यूनिट? मास के बाद है हमारे पास लेंथ, लेंथ की यूनिट हो जाती है मीटर और हम इसे एम से लिखते हैं, ठीक है। और फिर टाइम, टाइम की सेकंड और इसे हम लोग एस से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की देखो क्या होती है? एम्पियर, हाँ एम्पियर होती है और इसे ए से लिखते हैं, ठीक है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला और इसे हम लोग सीडी से लिखते हैं, ठीक है। और बताओ क्वांटिटीज। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने केल्विन में मेजर करा है और इसे हम लोग के से लिखते हैं, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से लिखते हैं और इसकी यूनिट को हम लोग एमओएल से डिफाइन करते हैं, इसके सिंबल को एमओएल लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी फंडामेंटल, ठीक है। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज दो भागों में बट गई, एक तो हो गई फंडामेंटल और एक हो गई डिराइव्ड। डिराइव्ड का क्या मतलब है कि जो फंडामेंटल से बनाई जा सकती हो, फंडामेंटल की हेल्प से जिन यूनिट्स को बनाया जा सकता है हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें डिराइव्ड कहते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उन्हें हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि डिराइव्ड में जैसे मान लो कि हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिराइव्ड हो गया क्योंकि ये आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसकी यूनिट निकालनी हो तो मीटर क्यूब, ऐसे मीटर मीटर मीटर, तो मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती है, जैसे कि डेंसिटी हो गई, है ना, डेंसिटी और वॉल्यूम, एरिया, है ना, ऐसे फोर्स, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी सब डिराइव्ड हैं। फंडामेंटल सिर्फ ये 7 हैं, बाकी सब डिराइव्ड हैं, ऑलराइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मास को हम लोग किलोग्राम में ही क्यों मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में ही क्यों मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में ही, मतलब कि साइंटिस्ट क्यों अग्री हो गए इस चीज पे कि भाई टाइम को सेकंड में मेजर करना है या फिर लेंथ को मीटर में मेजर करना है या मास को किलोग्राम में। तो कभी कभी सोचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सोचो अगर मास को केजी के बजाय टन में मेजर करते तो क्या परेशानियां आती, क्या क्या दिक्कतें आती। देखो जैसे मान लो कि तुम शॉप पर जाते हो और मान लो कि तुम्हें मेडिसिन खरीदनी है, मान लो कि तुम्हें कोई मेडिसिन खरीदनी है 500 mg, 500 mg की हमें मेडिसिन चाहिए, है ना। तो अगर हमें 500 mg की मेडिसिन चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे कि भाई हमें मेडिसिन दे दो 500 mg। अब मान लो कि टन में कहते तो उसे क्या कहते?
0.0000001 टन मेडिसिन दे दो, तो शॉपकीपर तो बेहोश होकर गिर जाता कि भाई मतलब इस तरह से कैसे मेडिसिन दे पाएंगे, नहीं, और वजह से। सेकंड, और एक और भी चीज है कि अगर हम इसको मिलीग्राम में मेजर करते मास को तो क्या दिक्कत आती। जैसे मान लो कि तुम अब मार्केट में आलू खरीदने गए, तो तुम उसको क्या कहते, 200 मिलीग्राम आलू दे दो, वो तो बोलता भी चाकू लेके आओ, आलू काट लो, थोड़ा सा ले जाओ, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसी सोच समझ करके उन्होंने किलोग्राम रख दिया। ऐसे ही अगर मीटर की भी प्रॉब्लम यही है, अगर हम मीटर को किलोमीटर में कह देते तो कितनी परेशानी होती। जैसे लोगों को कपड़ा सिलवाना है तो क्लॉथ स्टोर पे गए तो उससे कहते हैं जी इतने मीटर कपड़ा दे दो, अभी कहते हैं 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो कहते हैं जी 0.00001 मीटर हमें किलोमीटर में कपड़ा दे दो, तो शॉपकीपर तो गिर जाता कि किलोमीटर में कपड़ा कहाँ से लाऊं, है ना, डर जाता, नहीं। और ऐसे ही अगर हम इसकी यूनिट को मिलीमीटर में कर देते तो यहां से दिल्ली तक का डिस्टेंस कितना है, 160 किलोमीटर है ना, और मिलीमीटर में होता तो उसे बताने में कितनी परेशानी हो सकती थी। बाय द वे ऐसा कुछ है नहीं, बट हो सकती थी। सोचो अगर टाइम की यूनिट सेंचुरी होती तो कैसा होता, तुम्हारे स्कूल का पीरियड कितने सेंचुरी का होता, जरा सोचो, और तुम कितने सेंचुरी सोते। तो कभी इसे सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि साइंटिस्ट ने किस चीज की यूनिट जो बनाई है, तो क्यों बनाई है, उसकी वजह क्या है, तुम्हें खुद ब खुद वो चीज पता चल जाएगी। बाय द वे हमारे सामने क्वेश्चन यह है कि हमने एसआई सिस्टम को क्यों अपनाया, एसआई सिस्टम को हमने क्यों अपनाया। सिस्टम तो दुनिया में बहुत थे मेजरमेंट के, लेकिन फिर भी हमने एसआई सिस्टम को अपना लिया, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, एसआई सिस्टम को हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहला लिखो, फर्स्ट SI system is coherent system of units. This is coherent system of units. कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब होता है कि जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द न्यूमेरिकल फैक्टर, बिना किसी न्यूमेरिकल फैक्टर के जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनकी यूनिट्स को हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखो मान लो कि हमारे पास मास है, मास की यूनिट होती है केजी, और लेंथ की क्या होती है, लेंथ की होती है मीटर। तो डेंसिटी की देखो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, कितना आसान हो गया। तो कोहेरेंट सिस्टम का क्या मतलब है, ये डेंसिटी का सिंबल है, ये सिंबल ऑफ डेंसिटी, इसको नोट कर लो। तो जरा देखो इसे रो कहते हैं, रो, रो कहते हैं, रो ऐसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंबल ओके तो सर। कम है, क्वांटिटीज ज्यादा है, तो ऐसे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते। तो देखो हम लोग रो को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन है ये, कोई टेंशन की बात। तो देखो यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब, देखो सिंपल डिवाइड करके कैसे बना लिया हमने डेंसिटी की यूनिट। और देखो मान लो कि हमें बनाना है, ऐसे तुम कुछ नाम ले लो,
फोर्स की बना ले, चलो फोर्स की। फोर्स होता है मास टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास की हो गई केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कैसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में इसकी यूनिट बना ली, है ना, इसकी यूनिट बना ली हमने। और क्या फायदे इसके हो सकते हैं बताओ, लिखो। इट इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो का मतलब ये होता है कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है, इससे सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को बना सकते हैं। ध्यान से सुनो, कोहेरेंट का मतलब है कि फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं उनकी मदद से सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर, सिंपली डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेंसिटी की यूनिट बनाई मैंने, केजी पर मीटर क्यूब, गॉट इट। तो देखो इसका मतलब यहां पर है कि एनर्जी की जैसे यूनिट जूल होती है, ठीक है, और हीट की यूनिट देखो, हीट की कैलोरी होती है ना। और देखो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट वाट आवर होती है। क्या होती है, वाट आवर होती है। तो जरा ध्यान से देखो, ये भी एनर्जी है, ए भी एनर्जी है, ए भी एनर्जी है, सब एनर्जी है, लेकिन इनके लिए हम एक एक यूनिट असाइन कर सकते हैं। हमें एक फैसिलिटी मिली है कि हम इन सबको एक एक यूनिट ऐसे ऐसे सेपरेट सेपरेट असाइन कर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते होंगे, तुम्हें पता होगा कि हमारे घर पे मान लो कि इस बार 2000 यूनिट का बिल आया, ऐसे देखो, तो उसमें जो 1 यूनिट है एनर्जी की, वो क्या होती है मालूम है, 1 किलोवाट आवर। यस। क्या होती है वो, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब होता है कि अगर 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो तुम्हारे घर का मीटर 1 यूनिट आगे भागेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे घर का एसी जो कि 1.5 टन का है, अगर वो 10 घंटे, अगर वो 1 घंटे चलता है, तो तुम्हारे घर का मीटर 1.5 यूनिट खाएगा। यानी कि अगर 10 घंटे चलता है तो 15 यूनिट खाएगा, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा चलता है तो नेचुरली ज्यादा खाएगा। तो जैसे मान लो एक हीटर है और वो 10 किलोवाट का है, वो 10 किलोवाट का एक हीटर है, तो यानी कि अगर वो 1 घंटे चलेगा तो कितनी बिजली खाएगा, 10 किलोवाट आवर। कितनी बिजली खाएगा, 10 किलोवाट आवर, यानी कि 10 यूनिट खाएगा वो। यानी कि हीटर अगर तुमने पूरी रात चला दिया 10 घंटे, तो रात भर में 100 यूनिट खाएगा वो, ठीक है। अगर 1 यूनिट का बिल 9 रुपए आता है, तो एक रात के हीटर का बिल 900 रुपए आएगा। समझ आया, अगर वो 10 किलोवाट का हुआ तो, गॉट इट। तो एनर्जी की जो यूनिट्स हैं वो इस तरह से हर क्वांटिटी के लिए हम अलग अलग यूनिट असाइन कर सकते हैं सभी के लिए। जैसे मान लो कि हमारे पास पोटेंशियल होता है, तो उसके लिए हमने एक यूनिट बनाई है वोल्ट। पोटेंशियल को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट, इससे मेजर करते हैं, वोल्ट से, ठीक है। वोल्टेज को हम लोग वोल्ट से मेजर करते हैं, ऑलराइट। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से मेजर करते हैं, ओम, ठीक है। ऐसे सभी को हम लोग अलग अलग यूनिट असाइन कर देते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी का नाम है रैशनल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है भाई। अगली प्रॉपर्टी लिखो, SI इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
SI is an absolute system of units. SI is an absolute system of unit. Absolute system का मतलब ये होता है कि ओल्ड टाइम में हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट्स को यूज करते थे, जैसे कि वेट की जो यूनिट है इसको हम लोग लिखते थे केजी वेट। क्या लिखते थे इसको? केजी वेट। और इसको लिखते थे 1 केजी वेट इक्वल टू 10 न्यूटन, ऐसे लिखते थे। तो इन सबको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्यूट है, इसमें किसी दूसरी सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि कोई दूसरा सिस्टम इसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकता है, इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता है, इसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं दे सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट। जैसे तुम कह लो इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट कहो तुम, इसको क्या बोलोगे तुम? इंडिपेंडेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट बोलोगे। ठीक है, मतलब कि इसका किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ लिखो। SI is a metric system. It is a metric system. मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर, यानी कि हर चीज को हम लोग 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके जो छोटे यूनिट्स हैं, जो बड़े यूनिट्स हैं, वो आपस में 10 की पावर्स में रिलेटेड होते हैं। तो कितना आसान हो जाता है इसे समझना और इसे एक्सप्रेस करना और इसे रिप्रेजेंट करना, बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, समझ गए भी? क्लियर? किलोमीटर इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर एंड 1 kg इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम, यानी कि इसकी जो सब यूनिट्स हैं, जो छोटी यूनिट्स हैं, उन सबको बड़ी यूनिट्स के साथ 10 की पावर्स में तुम कोरिलेट कर सकते हो, यानी कि 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसकी मदद से देखो कितना सारा फायदा है, फायदा ही फायदा है, नहीं? समझ गए? ओके, ऑलराइट। और इसी तरह से हमारे पास होता है FPS। FPS का मतलब होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस को फुट में मेजर करा जाएगा और मास को पाउंड में मेजर करा जाएगा और टाइम को सेकंड में मेजर करा जाएगा। तो ऐसे तरह तरह के सिस्टम होते थे, फिर इससे काफी कंफ्यूजन हो जाता था, ट्रेडिंग बहुत टफ हो गई थी। ट्रेडिंग क्या होती है? जब हम सामान देकर पैसे ले लेते हैं या सामान देकर सामान ले लेते हैं, है ना, सो दैट इज काइंड ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में बड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि सभी कंट्रीज की यूनिट्स अलग अलग थी। तो इसके लिए फिर फ्रांस के पेरिस में एक बैठक हुई और बैठक में कंबाइंडली सभी देशों के साइंटिस्ट आए और उन्होंने कंबाइंडली एक फैसला लिया कि अब सभी जगहों पर SI सिस्टम यूज किया जाएगा। SI सिस्टम के अंदर SI system of units. The chapter is units and dimension. So SI system of units के अंदर देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं इसके अंदर? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर,
एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ली गई, उनको मैं यहां लिख दूंगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, supplementary physical quantities. The one was angle, the another one was solid angle. So मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो किलोग्राम होती है, इसे हम लोग केजी से लिखते हैं, ठीक है। लेंथ की मीटर होती है, इसे हम लोग मीटर स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है। टाइम सेकंड, और इसको हम लोग एस से या फिर एसईसी से लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम लोग ए, एम्पियर, एम्पियर से हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होता है कैंडेला, कैंडेला इसे हम लोग सीडी से लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है केल्विन, केल्विन इसे हम लोग के से लिखते हैं, कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल, मोल को हम लोग MOL से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स को, ठीक है। और यहाँ पर दो चीजें हमारे पास और भी हैं, वन इज कॉल्ड एज एंगल, अनदर इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। तो देखो, एंगल इज वेरी सिंपल दैट यू बेटर नो, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। दो लाइनों के बीच का जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल। द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। यहां पर अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज आर्क, जिसे हम लोग आर्क कहते हैं। और ये रेडियस, ओके, ये सर्कल का सेंटर, ये आर्क है, और ये दोनों रेडियस है, ऑलराइट। सो एंगल इज डिफाइंड एज थीटा इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, ये इसकी डेफिनेशन है। दिस इज हाउ एंगल इज डिफाइंड, ठीक है। दिस इज हाउ एंगल इज डिफाइंड, आर्क ओवर रेडियस। अब देखा जाए तो आर्क क्या होएगा, लेंथ होएगी इसकी 1 मीटर 2 मीटर, ऐसे रेडियस भी लेंथ होएगी 1 मीटर 2 मीटर। तो ऐसे रेशियो लेंगे तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। फिर भी हम इसकी एक यूनिट बनाते हैं, उसका नाम रखा है हमने रेडियन। क्या बोलते हैं उसको, रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेडियन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, रेडियन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो हमने, वैसे तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हमने आर्क को डिवाइड कर दिया रेडियस से, तो आर्क की यूनिट भी मीटर होती है, और तो ये जो SI सिस्टम होता है, ये MKS का इंटीग्रेटेड वर्जन है, यानी कि MKS को ही आगे बढ़ा के SI बना दिया गया, उसको अपडेट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया, और SI सिस्टम हमारे सामने खड़ा हो गया। SI सिस्टम के बड़े सारे फायदे रहते हैं, ट्रेडिंग आसान हो जाती है ना। इसके अंदर बहुत सारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो आसानी से निकल जाती हैं। 10 के फैक्टर्स में इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं, है ना। जैसे तुमने देखा होगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। तो देखो इसे कितनी आसानी से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया 10 की पावर्स में या 10 के फॉर्म में, है ना। तो बड़ा आसान सा रहता है, और किसी भी चीज की यूनिट निकालना बेहद आसान रहता है, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी की यूनिट निकालनी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा लेंथ या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड।
सो बेहद आसान है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग इसे यूज करते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो मैकेनिक्स के अंदर वेरियस क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम समझें और उनके आधार पर हम लोग एक रिसर्च कर सकें, यूनिट्स के आधार पर हम लोग एक रिसर्च कर सकें। इसके लिए इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। नए फार्मूले बना सकें, है ना, नई नई चीजें सोच सकें, है ना। तो क्या कभी सोचा था किसी ने कि यूनिट के आधार पर भी हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ ओपिनियन बना सकते हैं, बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं? क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो सॉलिड एंगल है ये क्या होता है, बस इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो अभी इतने ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बट हल्का सा तुम्हें जानना चाहिए सो दैट कि इसकी यूनिट्स वगैरह तुम्हें पता चल जाए। जैसे कि एंगल की यूनिट रेडियन होती है, एंगल की यूनिट रेडियन होती है। एंड सॉलिड एंगल की क्या होती है वो मैं बता देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर चीजों को समझेंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर डायमेंशंस क्या होते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर डायमेंशंस का मतलब अलग होता है। जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, एक्स वाई प्लेन, उसे 2 डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। एक्स वाई जी, तीन तीन डायरेक्शन हो गए, उसको 3 डायमेंशन कहते हैं, है ना। फिजिक्स में थोड़ा अलग है, फिजिक्स में डायमेंशंस का मतलब थोड़ा अलग है, डिफरेंट है ये, ठीक है। तो इसे हम लोग अभी सीखेंगे। हम थोड़ा सा एंगल और सॉलिड एंगल को जरा और सॉलिड कर लेते हैं। ये देखो, हम एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये 2 लाइनें बनाई हैं मैंने, और ये आर्क है और ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है। और थीटा का फार्मूला क्या होता है? आर्क ओवर रेडियस। तो मान लो कि अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल कर दूं, पूरा सर्कल कंप्लीट कर दूं, तो आर्क कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, और रेडियस आर, तो एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है। सो वी कैन राइट 2 पाई इज इक्वल टू 360 360 डिग्री। सो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। So pi will be equal to 180 degree. So you can write 180 degree equal to pi radian. ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, पाई बाई 4। देखो, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, 180 डिग्री मतलब पाई, तो 90 डिग्री कितना हो गया? 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, तो 45 डिग्री इसका और आधा कर दो, तो पाई बाई 4 रेडियन। Got it? Come to the solid angle. Solid angle. Solid angle देखो क्या होता है? सॉलिड एंगल कुछ इस तरह से एक कोन जैसी चीज होती है, ठीक है। और ये जो इसका एरिया होता है, सरफेस एरिया, और ये जो इसकी डिस्टेंस होती है यहाँ से आर, इसके बेसिस पर हम लोग क्रिएट करते हैं। द सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका सिंबल है। ऐसे सॉलिड एंगल लिखा जाता है, ये उसका सिंबल है। इस तरीके से हम लोग सॉलिड एंगल को लिखते हैं, ये उसका सिंबल है। तो ये सिंबल है, जैसे कि ऐसा लग रहा है ना, जैसे ओम लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिखते थे ना हम लोग, ओम, तो वो चीज। तो ये उसका सिंबल है सॉलिड एंगल का। और इसका जो फार्मूला है वो क्या है? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। मतलब कि जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि ये
हेमिस्फीयर है ये, क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जानते हो, स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर है। और यहाँ पर हमें सॉलिड एंगल देखना है कितना होएगा। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में होता है ये, 3 डायमेंशन में होता है ये सॉलिड एंगल, ठीक है। अगर हमें वो देखना है तो देखो, इसका सरफेस एरिया लिखेंगे। सरफेस एरिया कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस आर लिखेंगे, आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई। और अगर ये स्फीयर पूरा कंप्लीट हो जाए तो, स्फीयर पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट स्फीयर के लिए, कंप्लीट स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना आएगा? 4 पाई। 4 पाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पाई, ठीक है। तो अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, बस यूं समझ लो। मैं तुम्हें एग्जांपल देके बता देता हूँ। तुमने कभी रेलवे स्टेशन पर किसी को मूंगफली बेचते हुए देखा होगा? मूंगफली बेचते हुए रेलवे स्टेशन पर। हर्ष, ये देखो, इस तरीके से ऐसा होता है, इसके अंदर खूब सारी मूंगफली वो भर देते हैं, ठीक है। तो जरा इसकी मूंगफली खाली कर दो, तो देखो यहां से तुम्हें एक ऐसे सर्कल सा दिखाई देगा, ऐसे कौन सा दिखाई देगा अंदर, ठीक है। ये जो कौन सा दिखाई दे रहा है, बस इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं भाई। इसमें कोई ऐसी चीज थोड़ी है, टमाटो पोटैटो थोड़ी है उसको चम्मच से निकालना है उसमें से। इट्स लाइक दिस स्पेस, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस दिखाई दे रहा है खाली सा, इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। और देखो, एंगल किसे कहते हैं? ये देखो, जैसे 2 लाइनें बना दी, ठीक है। तो बस इसी 2 लाइन के बीच का जो झुकाव है ये, अब यहाँ पे कुछ है नहीं है, ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे लाइनें इमेजिन कर लो, बस ये एंगल हो गया। ऐसे यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे इमेजिन कर लो कि ये जो खाली स्पेस है ये सॉलिड एंगल है। अब देखो सॉलिड एंगल मैं बड़ा कर रहा हूँ, जरा देखना, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ सॉलिड एंगल को। अब देखो सॉलिड एंगल बड़ा हो गया, अब देखो सॉलिड एंगल और बड़ा हो गया, ठीक है। अब सॉलिड एंगल खत्म हो गया इस तरह से। तो सॉलिड एंगल हमें ऐसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती इसकी अपने सब्जेक्ट के अंदर, रेयरली कहीं पड़ती है +2 वगैरह में, बट हल्का सा मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि तुम्हारे मन में आता होगा कि भाई ये क्या चीज है, तो इसके लिए हल्का सा बता दिया कि कोई भी सॉलिड सरफेस जो है वो किसी पॉइंट पर एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाता है, 3 डायमेंशनल, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल, जिसकी जो डेफिनेशन है वो फार्मूला है वो क्या है? सरफेस एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सो सरफेस जो एंगल सबटेंड करता है इन 3D, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टेरेडियन। क्या कहते हैं इसको? स्टेरेडियन। ये होती है, सरफेस है ना, ये सरफेस है, जैसे स्फेयर होता है ना, ये स्फेयर देखो, स्फेयर देखो। तो जितना तुम सरफेस एरिया लोगे, जैसे मान लो कि इतना सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो हर जगह की रेडियस सेम रहती है स्फेयर के केस में, है ना। स्फेयर के केस में तो हर जगह की रेडियस सेम रहती है, उनके केस में भी सेम रहनी चाहिए, लगभग सेम ही रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। स्फेयर के केस में तो पूरी सेम रहती है, जितनी ये उतनी ये उतनी ये, ठीक है। बट कोन के केस में कोन ऐसे बनता है ना, ऐसे, और आर्क ऐसे बनता है उसका, तो थोड़ा फर्क हो जाता है ना भाई, समझ रहे हो बात को? हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। गॉट इट? ये जो सरफेस यहाँ पर यस लेते हैं सर। हम लोग, हाँ, तो एक और डायग्राम बना देते हो, देखो, जैसे मान लो कि कोन तो ऐसे हो गया, ये कोन हो गया, लेकिन हम जो आर्क लेते हैं यहाँ पे, जो सरफेस लेते हैं वो ये वाला लेते हैं, तो उसकी रेडियस लेना होता है, ए वाले की रेडियस। गॉट इट? जो है वो आ, कुछ है नहीं, मतलब ये खाली जगह है, 3 डायमेंशनल खाली जगह है, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। कोई भी सरफेस किसी भी पॉइंट पर
जो 3 डायमेंशनल एंगल बनाता है उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सरफेस ले लेते हैं और सरफेस से रेडियस के स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। और 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है वो मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें वो कैसी होती है, अभी एक बार फिर से बता देता हूँ। तो ऐसे स्पेस दिख रहा है ना कौन सा, ये देखो बड़ा हो गया अब। यस सर। बस इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं। थोड़ा सा इमेजिन करने में परेशानी होगी। यस सर। धीरे हाँ धीरे धीरे इमेजिन होने लगेगा। ऐसे तो सब्जेक्ट में इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है, बस फिर भी किताब में दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है और इसका फार्मूला सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यूनिट्स के अंदर अभी कई चीजें हैं जो कि हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनिट्स तो पूरे चैप्टर में चलती रहेंगी। अभी हम जरा डायमेंशंस पर आएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस पर आएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी मदद से हम लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। तो आज हम तुम्हें रिसर्च साइंटिस्ट बनाएंगे। तुम जब रिसर्च साइंटिस्ट बन जाओगे तुम नई नई खोज करना, बस एक खोज और कर देना, कोरोना की वैक्सीन की खोज कर देना साथ में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके लिए तुम्हें मेडिकल फील्ड भी चाहिए होगी नहीं, क्योंकि अकेला फिजिक्स तो कोई खोज नहीं कर सकता इस तरह की, बेचारा। उसके अंदर बायो ऐड होगी तभी खोज हो पाएगी। चलो, तो डायमेंशंस की डेफिनेशन लिखेंगे सभी। ओजस ने सवाल पूछा है कि सॉलिड एंगल सिर्फ कोन में बनता है। ऐसा नहीं है, कोई भी सरफेस ले लो, एनी सरफेस, और वो सरफेस किसी एक पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर सकता है। वो सरफेस किसी भी एक पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर सकता है। ओजस ने सवाल पूछा है कोई भी सरफेस ले लो, कोई सा भी सरफेस ले लो और किसी एक पॉइंट पर उसके सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इस तरीके से सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पर जो हवादार एंगल दिखाई देता है ऐसे, इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। अब ये सरफेस कोई सी भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि कोन, हाँ कोन जैसा दिखता है वो कोन में होता है ऐसे नहीं, कोन जैसा दिखता है सॉलिड एंगल, कोन ही सॉलिड एंगल है, ये समझ लो। जैसे ये क्यूब ले लो, फिर इसका एक सरफेस ले लो, उसका एक सरफेस यहाँ पे ज्वाइन करो उसको पिरामिड की तरह, ऐसे 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 ऐसे, तो फिर इसके अंदर जो ये जो बनेगा ये सॉलिड एंगल कहलाएगा। ये इस सरफेस के लिए है, तो ये सरफेस लेना पड़ेगा और यहां से ये दूरी लेने की पड़ेगी, स्क्वायर करके डिवाइड करके, समझ गए। यस का क्वेश्चन है कि सर ये डेफिनेशन नोटबुक में है क्या। ऐसे तो सभी बुक में मिल जाएगी, और नहीं भी मिली तो तुम्हें मिल जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं। बुक में भी है और नोटबुक में भी है, हर जगह है, कोई टेंशन की बात। इसकी डेफिनेशन नहीं है कुछ भी, बस इसका सीधा सर फार्मूला है। फार्मूला क्या है इसका, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। इसको तुम कह सकते हो एंगल सब 3D एंगल सबटेंडेड बाय एनी सरफेस पर यूनिट डिस्टेंस स्क्वायर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो जबरदस्ती की डेफिनेशन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई डेफिनेशन जैसी बात। वर्ड में बड़े सारे हो जाएंगे। अब तुम कहां से ज्वाइन करते हो, जैसे मान लो कि अगर तुमने इसको यहां से ज्वाइन किया तो इसी का एक हो गया, अगर यहां से ज्वाइन किया तो इसी के दो हो गए, यहां से ज्वाइन किया तो इसी के तीन हो गए। ऐसे तो एक के ही हजारों एंगल हो सकते हैं, है ना। धीरे धीरे करके, हवा में कोई भी चीज हो तो थोड़ी देर में ही समझ में आती है। बस हवा का कोन समझ लो इससे, तुम किसी भी सरफेस को एक पॉइंट पर उसके सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो अंदर अंदर का कोन बनता है उसी को सॉलिड एंगल कहते हैं, समझ गए। चलो, तो
आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रणव का क्वेश्चन है कि ये हमेशा थीटा के पास होता है। थीटा का इससे कोई लिंक नहीं है, थीटा तो एक सिंबल है, थीटा तो हम लोग नहीं यूज करते सॉलिड एंगल के लिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, थीटा एंगल के लिए यूज करते हैं यहाँ, ठीक है। हम सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा यूज करते हैं, ओम ओम कहते हैं इसको, है ना, ओमेगा, ओमेगा भी कह सकते हैं कई बार। ऑलराइट, चलो so let's come to the dimensions. So what are the dimensions? I explain you, you just look at carefully. देखो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो दो तरह की होती है, ठीक है, वो दो तरह की होती हैं, इनफैक्ट तीन तरह की होती हैं। सो वन इज फंडामेंटल, इसके अंदर 7 होती हैं। द वन इज सप्लीमेंट्री, इसके अंदर 2 होती हैं, एंगल सॉलिड एंगल, और ये होती है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है दुनिया में, ये लाखों करोड़ों हो सकती हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी है ना, वर्क डन है, ये सब। देखो क्वांटिटीज तो दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं? जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है भाई। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऑलराइट, तो फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती है। फंडामेंटल, इनको बेसिक बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। दैट इज सप्लीमेंट्री, एंगल सॉलिड एंगल। तुम्हें बताया था ना मैंने, जब पेरिस में बैठक हुई थी तो वहां पर ऐसा ही सिस्टम बनाया गया था, और वहां पर ऐसा ही सिस्टम के साथ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई थी और साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बनाई गई थी, उनको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया था टेबल में, ठीक है। इन्हीं से मिल करके ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है और उनकी यूनिट्स बनती हैं। ये जितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं सबकी यूनिट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आज बनाने जा रहे हैं डेंसिटी की यूनिट, या फिर किसी और की भी बना सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी। डेंसिटी की हमें थोड़ी आसान लगी तो इसलिए हमने डेंसिटी ले लिया सबसे पहले, बाकी तुम किसी की भी बना सकते हो। सो लेट्स सपोज हम डेंसिटी की यूनिट बनाने वाले हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसकी यूनिट हम लोग बनाने जा रहे हैं। डेंसिटी की यूनिट हम लोग बनाने जा रहे हैं, डेंसिटी की यूनिट बनाने जा रहे हैं हम लोग। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास को इन जनरल सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग m लिखते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो दैट इज मास ओवर लेंथ को हम लोग L लिखते हैं, और ब्रेथ को भी हम लोग L लिखते हैं, और हाइट को भी हम लोग L लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि लेंथ में भी लेंथ होती है, ब्रेथ में भी लेंथ होती है, और हाइट में भी लेंथ होती है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लेंथ ही है तीनों। तो उस ढंग से इसको L L L लिख लेते हैं। और ये मास है तो मास को हम लोग m से लिखते हैं, तो ये हो जाता है m बाई L क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं m L माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी है इसकी यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? मास की यूनिट होती है kg, क्या होती है इसकी यूनिट? kg, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? kg पर मीटर क्यूब। और उसी चीज को हम यहां भी देख सकते हैं, देखो मास को हम ले सकते हैं kg और लेंथ को मीटर, तो
केजी पर मीटर क्यूब। तो इस यूनिट को एक डिफरेंट फॉर्म में हमने लिखा है। इसको हमें यूनिट ही है ये भी, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखी गई है। और मास केजी को हमने एम से लिख लिया है और मीटर क्यूब को हमने एल क्यूब लिख लिया है। और ये ऊपर जाके अगर इसको ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर -3। और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये L-3, तो ये हो गया M1 L-3। ऐसे पावर्स के फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। और इसे हम लोग फर्दर इस तरह से लिखते हैं, रो इक्वल टू ब्रैकेट बिग ब्रैकेट M1 L-3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन ऑफ रो से हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। किसको बोलते हैं डायमेंशन, ये देखो, ये जो मास की डायमेंशन है, यहाँ पर मास की जो पावर है वो 1 है और ये जो लेंथ की पावर है ये -3 है। तो हम कहते हैं कि जो डेंसिटी की डायमेंशन है वो 1 मास में है और -3 लेंथ में है। यानी कि डेंसिटी को बनाने के लिए हमने किस रेशियो में क्या यूज किया है, 1 रेशियो हमने मास यूज किया है और 3 रेशियो में हमने लेंथ यूज किया है, वो भी डिवीजन फॉर्म में। देखो इस बात को हम ऐसे समझेंगे, मान लो कि एक लड्डू बनाना है, एक लड्डू हमारा 300 ग्राम का है मान लो, ठीक है। तो उस लड्डू में हमने 100 ग्राम तो मिला दिया घी और 100 ग्राम मिला दी हमने चीनी और 100 ग्राम हमने मिला दिया बेसन। तो हम उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड्डू के अंदर है क्या। तो हमने बताया कि लड्डू के अंदर एक भाग तो है चीनी का और एक भाग हो गया बेसन का और एक भाग हो गया घी का। तो उसकी जो डायमेंशंस होंगी तो हम कहेंगे 1:1:1 के डायमेंशंस में है वो। उसी चीज को यहाँ पर हमने क्वांटिटाइज किया है, क्वांटिटी के फॉर्म में इसे व्यक्त किया है कि भाई जो डेंसिटी हम लोग बना रहे हैं, जो डेंसिटी एक क्वांटिटी है उसको हमने बनाया है, तो उसके अंदर मास और लेंथ का क्या रेशियो यूज हुआ है, किस तरह से वो दोनों ब्लेंड हुए हैं सो दैट ये डेंसिटी बनी है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने पाया कि मास एक बार ब्लेंड हुआ है और लेंथ 3 बार ब्लेंड हुई है, वो भी नीचे डिवीजन में ब्लेंड हुई है। ये लेंथ नीचे है, डिवीजन में है, तभी माइनस में आ रहा है ये। तो मास की डायमेंशन डेंसिटी के अंदर, डेंसिटी की डायमेंशन मास के फॉर्म में कितनी है, 1 है। डेंसिटी की डायमेंशन लेंथ के फॉर्म में कितनी है, -3 है। ऐसे ही टाइम के फॉर्म में कितनी है, तो हम इसे लिख सकते हैं रो इक्वल टू, 0। बोलना नहीं है, मेरा काम तुम मत करो, M1 L-3 T0, क्योंकि डेंसिटी में टाइम का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब कोई मेरे से पूछे कि सर लड्डू की डायमेंशन बताइए और इसे आप लोहे के टर्म्स में बताइए कि लड्डू की डायमेंशन लोहे के टर्म्स में क्या होगी, तो मैं बोलूंगा 0, क्योंकि लोहा तो यूज ही नहीं हुआ भाई। जो चीज लड्डू बनाने में यूज नहीं हुई, मैं उसकी डायमेंशन लड्डू के डायमेंशन में उसको कैसे रख सकता हूँ, उसके बॉक्स में कभी नहीं रख सकता, उसके ब्रैकेट में कैसे रख सकता हूँ मैं, कभी नहीं रख सकता। तो लड्डू बनाने के लिए लोहे की जरूरत नहीं है ना, गन पाउडर की जरूरत नहीं है, कॉटन की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई लड्डू के डायमेंशन लिखनी है तो कॉटन के टर्म्स में लड्डू की क्या डायमेंशन होगी, तो मैं बोलूंगा 0, क्योंकि कॉटन तो वहां यूज हुआ ही नहीं है ना, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर मास यूज हुआ और लेंथ भी यूज हुआ, लेकिन टाइम तो यूज हुआ ही नहीं। अगर टाइम यूज हुआ ही नहीं तो टाइम के टर्म्स में डायमेंशन क्या रहेगी, 0, क्योंकि टाइम तो यूज ही नहीं हुआ। इन जनरल डायमेंशन को हम लोग 3 टर्म्स में लिखते हैं, MLT, इन तीनों के फॉर्म्स में लिखते हैं, खासकर इन द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर, मैकेनिक्स मतलब बेसिक फिजिक्स, जैसे मोशन हो गया है ना, इन सब में जो हम लोग यूज करते हैं वो 3 टर्म्स में यूज करते हैं, MLT। ये हम मास को M से लिखते हैं और लेंथ को हम लोग L से लिखते हैं और टाइम को हम लोग T से लिखते हैं। इस तरह से इन तीनों के टर्म्स में जो यूनिट्स बनाई जाती हैं वो इस तरह से बनती हैं, MLT के फॉर्म में बनती हैं और इसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं।
और डायरेक्ट भी यूनिट लिख सकते हैं, केजी पर मीटर, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो यूनिट बोलेंगे इसको, ठीक है। और उसी यूनिट को अगर हम ऐसे लिख दे तो उसको डायमेंशन बोलेंगे। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट को ही अगर हम ऐसे ऐसे लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे। और उसी यूनिट को ऐसे लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। सच मायने में यूनिट ही डायमेंशन है, डायमेंशन ही यूनिट है। यूनिट ही डायमेंशन है, डायमेंशन ही यूनिट है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इसको पढ़ा क्यों? इसको पढ़ के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी रिसर्च कर सकते हैं, बड़े मजेदार चीजें कर सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने ये साइंटिस्ट ने ये चीज बनाई। उन्होंने कहा यूनिट तो सबको आता है, बचपन से पढ़ाया जाता है बच्चों को। कुछ नया करते हैं, कुछ नई रिसर्च करते हैं यूनिट के अंदर, यूनिट के अंदर एक बदलाव लेकर आते हैं, और उसकी मदद से कुछ हम लोग बड़े काम भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए उन्होंने एक नई चीज बनाई और उसका नाम क्या रख दिया? डायमेंशन। तो अब हम लोग डायमेंशन की डेफिनेशन लिखेंगे, सारे लोग सावधान होकर के अच्छे से लिखेंगे। सो dimensions are the powers और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यही होता है, इसको पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं ये चीज, ठीक है। यही पावर है, इसी को एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। सो दिस पावर कैन बी कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। सो डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड टू fundamental units to obtain a physical unit of a physical quantity. Okay, so dimensions क्या होती हैं? Dimensions are the powers. Dimensions are the powers, यानी कि ये, ठीक है। रेज टू द फंडामेंटल यूनिट्स, ये देखो केजी है, ये देखो मीटर है। केजी के ऊपर जो पावर लगी हुई है, ठीक है, टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि डेंसिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिकली। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, सो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को पाने के लिए फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी भी कहते हैं हम फंडामेंटल को। तो बेस क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर जो पावर चढ़ाई गई है उसे ही हम लोग डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डिटेल में लिखता हूं, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होती है? डायमेंशन ऑफ डेंसिटी होती है रो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज 1 in mass
-3 in length and 0 in time। देखो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन देखो क्या होती है, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, डेंसिटी की डायमेंशन होती है 1 इन मास -3 इन लेंथ 0 इन टाइम। मास में 1 है, लेंथ में -3 है और टाइम में 0 है। ठीक है, तो ऐसे बोलने में बड़ा मुश्किल रहता है, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m1 l-3 और t0। तो यहां पर हम जैसे मान लो माइनस नहीं होता, ये मान लो कुछ और होता, मान लो कि ये होता ml3t, तो इसको l क्यूब नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्यूब हमें नहीं बोलना है, 3 बोलना है, क्योंकि डायमेंशन तो 3 है। तो हम इसको बोलेंगे डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी इज 1 इन m, 3 इन l, 1 इन t। तो ऐसे बोलना मुश्किल हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे m1, मतलब कि m में 1 है, l3 मतलब l में 3 है, t1 t में 1 है, ऐसे। ठीक है, m में 1 है, l में -3 है, t में 0 है, और ब्रैकेट है, तो हम समझ गए कि ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रैकेट डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोलेंगे डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, m1 यानी कि m में 1 है, l-3 यानी l में -3 है, t0 यानी कि टाइम में 0 है। इस तरह से हम लोग डायमेंशन को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, और ये डायमेंशन का कंक्लूजन है। इसके बाद हम बहुत सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे और फिर इनके एप्लीकेशंस को करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, L। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट की होती है L और टाइम की होती है T, तो ये हो जाएगा LT-1। ध्यान से देखो, इसको याद करो इसे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, LT-1। What is the dimension of velocity, LT-1। What is the dimension of displacement, L। L को हम L1 भी कह सकते हैं या L कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l1 t0, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं m0 l t-1। लेकिन अब m0 बोलना थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है, तो फिर हम ऐसे ही सीधा बोलते हैं lt-1। कौन बोले, जो पहले से जीरो है उसके बारे में क्या बोलना फिर, है ना। और एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT-1, टाइम की डायमेंशन t, तो ये हो गया LT-2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, LT-2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, LT-2। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, what is the dimension of force, force is mass times acceleration, mass times acceleration, so that is mass times acceleration, LT-2। So what will be this, mLT-2। So you can also write m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, or you can say mLT-2, or you can say mLT-2। okay, mLT-2 ऐसे। तो देखो वर्क, वर्क डन, वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट विल बी, फोर्स का हो गया mLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये हो गया mL2T-2। क्या हो जाएगा, mL2T-2, mL2T-2, mL2T-2। याद कर लो, ये सारे याद करने पड़ेंगे भैया, अभी से याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, लिखते रहो, याद करते रहो इनको, ये भूल गए तो मुसीबत हो जाएगी। ध्यान रखना, ये चैप्टर ही इन्हीं का है, डायमेंशन चला हुआ है, ध्यान रखना।
वर्क डन और पावर। पावर देखो क्या होता है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क। सो दैट इज वर्क की डायमेंशन ml2t माइनस 2 और टाइम की t, तो ये हो जाएगा ml2t माइनस 3, ml2t माइनस 3 ऐसे। ठीक है, ऐसे ही देखो टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स जो है वो तो एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड डिस्टेंस एल, तो ये हो गया ml2t-2। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि टॉर्क की और वर्क की दोनों की फैमिली सेम है, इनकी दोनों की डायमेंशन देखो एक जैसी है। तो देखो यहाँ पर वर्क की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन सेम है, वर्क की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन सेम है। तो तुम देख सकते हो कि दोनों का कहीं ना कहीं फैमिली सेम है, मतलब कि एकदम सेम तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर। और इसकी यूनिट क्या मानी जाती है वर्क की, जूल, जूल मानी जाती है। ठीक है, सो वर्क की यूनिट को जूल माना जाता है और टॉर्क की यूनिट को न्यूटन मीटर। ऐसा क्यों, डायमेंशन तो सेम है, फैमिली सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होता है। जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आगे तुम पढ़ोगे डिटेल में, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये अलग अलग होने की वजह से एसआई सिस्टम में इनकी जो यूनिट है वो भी अलग अलग असाइन की गई है। ठीक है, इनके इनके लिए अलग अलग यूनिट असाइन की गई है। ओके, रैशनलाइजेशन किया गया है, वर्क के लिए अलग यूनिट है और टॉर्क के लिए अलग। अदरवाइज तो डायमेंशन सेम थी, यूनिट सेम ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो लोग ऐसे नहीं करते हैं। वो कहते हैं कंफ्यूजन हो जाएगी, बिना मतलब टेंशन हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि सबको अलग अलग यूनिट दो, रैशनलाइज कर दो सिस्टम को। तो इसीलिए उन्होंने सिस्टम को रैशनलाइज कर रखा है। तो यहां तक देख लो, समझ लो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हर्ष का क्वेश्चन है कि क्या हम वर्क डन की यूनिट को और एनर्जी की यूनिट को सेम कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम ही हैं, दोनों का नोशन भी सेम है और मोशन भी सेम है और इमोशन भी सेम है। तो दोनों की फैमिली भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कह सकते हैं वर्क डन और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, ये देखो, एनर्जी, dimension of energy is same as the dimension of work done, that is ml2t minus 2, ml2t minus 2, ml2t minus 2। हर्ष का क्वेश्चन है कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। हर सारी डायमेंशन आएंगी और टेंशन लेने से कोई भी नहीं आएंगी, सब बारी बारी से आएंगी सिस्टमेटिकली। अभी तुम ये बताओ कि जितना अभी पढ़ा गया ये समझ आएगा क्या, बस उतने से। तो इतना याद करना है तुम्हें कि जो एनर्जी की डायमेंशन है वो वर्क के सेम ही है, क्योंकि वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में हम लोग डील कर रहे हैं, कहां पे डील कर रहे हैं, मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में एनर्जी वर्क के थ्रू चलती है। बाकी तुम इसका हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब जनरल तो एनर्जी है ना, ऐसे तो तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
देखो यहां पर कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस। जैसे देखो एंगल है, एंगल होता है आर्क ओवर रेडियस, आर्क ओवर रेडियस। आर्क यानी कि लेंथ, रेडियस यानी कि लेंथ, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t0 ऐसे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये m0 l0 t0, ये रेशियो होते हैं ना, रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन मीडियम एंड वैक्यूम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम एंड मीडियम, तो रेशियो होते हैं। तो रेशियो की वजह से रिलेटिव डेंसिटी, relative density, that is also called as specific gravity, specific gravity, ये भी रेशियो है। ये होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों डेंसिटी है तो कट गई, तो डायमेंशन क्या आएगी m0 l0 t0 इस तरह से। ऑलराइट, तो इस तरह से इनकी डायमेंशन इजी भी हो जाती हैं, आसान भी हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज तुम ढूंढ सकते हो जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। यूनिट फिर भी हो सकती है, देखो एंगल की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है, नो। इसकी कोई यूनिट होती है, नो। इसकी कोई यूनिट होती है, नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होती है, नो। इसका मतलब यह है कि अगर डायमेंशन 0 है तो यूनिट 0 हो भी सकती है और यूनिट हो भी सकती है ना। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन, वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, यानी कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि m0 l0 t0 है, तो उस केस में उस क्वांटिटी की यूनिट हो भी सकती है और उस क्वांटिटी की यूनिट नहीं भी हो सकती, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है प्रणव का कि सर कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। तो देखो कांस्टेंट अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट अलग अलग तरह के होते हैं, कांस्टेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे देखो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, हमारे पास एक फार्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। E एनर्जी होती है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 ओवर टाइम होता है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो t-1 होती है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, t-1। फ्रीक्वेंसी की क्या डायमेंशन होती है, t-1। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिखेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिखेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिखेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिखेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। कैसे आएगी जरा देखना, H इज इक्वल टू E बाई न्यू, H इज इक्वल टू E बाई न्यू, यानी कि एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो H इज इक्वल टू एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2 t-2 ओवर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1, तो ये हो जाएगा ml2 t-1। क्यों, क्योंकि इसका t-1 t-2 से कट गया तो ये t-1 बच गया। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन देखो कितनी है, हर्स कम इन।
देखो यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन है m1 l2 t-1। ये सब याद करने पड़ेंगे। जो तुम सवाल पूछते जा रहे हो ये अगले क्लास में सवाल मैं पूछूंगा और तुम बताओगे जवाब इनके। ये ध्यान रखना सभी। ये जितनी भी डायमेंशन आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब तुम्हें याद होनी चाहिए और सभी को याद होनी चाहिए। जिसको नहीं याद रहेंगी वो उसी समय डांट खाएगा, ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट्स दो तरह के होते हैं। कांस्टेंट्स दो तरह के होते हैं। वन इज डायमेंशनलेस, अनदर इज डायमेंशनल। डायमेंशनल कांस्टेंट कैसे होते हैं? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया प्लैंक कांस्टेंट, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट कैपिटल जी मालूम है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ठीक है। और देखो यहाँ पर h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो वेलोसिटी होती है, दैट इज lt-1, ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट की मैंने ये बता दी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुम्हें सॉल्व करना, ये होमवर्क है। इसका फार्मूला होता है gm1m2/r²। क्या होता है इसका फार्मूला? gm1m2/r²। क्या होता है इसका फार्मूला? gm1m2/r²। क्या होता है इसका फार्मूला? g मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मतलब मासेस, r² मतलब डिस्टेंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अगर हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ पर है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है तो इनके बीच की दूरी अगर r है तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे पे लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं उसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है gm1m2/r²। r ये डिस्टेंस है और m1 m2 इनके मासेस हैं और g की डायमेंशन निकालनी है, f फोर्स है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? जैसे पाई हो गया, है ना। इसके अलावा डायमेंशन लेस कांस्टेंट एक तो पाई है, बाकी ढूंढ के ले आना। हाँ, तो कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन से होते हैं? जैसे कि ये पाई हो गया। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जैसे कि ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर जो जी की डायमेंशन है वो हम लोग निकालेंगे। ये तुम्हें सॉल्व करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे और इसके एप्लीकेशंस कराएंगे।